अच्छा देखो, आज हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेशियो। अच्छा, मुझे बोल सकते हो रेशियो का बेसिक कुछ भी बताओ कि रेशियो का मतलब क्या है। कंपैरिजन। हाँ बोलो, कंपैरिजन। हाँ मतलब हम लोग कोई भी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने जो है किसी को 5 चॉकलेट्स दिया, किसी को 2 चॉकलेट्स दिया, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या हुआ, एक को मिला 5 और एक को मिला 2। तो रेशियो कैसे होगा, 5:2। अगर हम 5 जिसको है उसको पहले रखते हैं और अगर जिसको 2 मिला है उसको पहले रखते हैं तो क्या बोलेंगे, 2:5, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो बेसिकली कंपैरिजन होता है। लेकिन कंपैरिजन कैसा होना चाहिए, क्या हम 5 चॉकलेट्स के साथ हम 5 नंबर ऑफ, क्या बोले, नंबर नहीं, नंबर होगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। 5 चॉकलेट्स के साथ क्या हम 10 स्टूडेंट का कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ नंबर ऑफ चॉकलेट का नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे होना चाहिए, सेम सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। मतलब तरह का चीज होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ चीजों के अलावा हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ऐसे कंपेयर करना चाहते हैं सैलरी ऑफ टीचर, ठीक है, और उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या ये पॉसिबल होगा, क्या हम लोग इसका अगर रेशियो बनाना चाहे तो क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं, ये नॉट पॉसिबल। ये रेशियो क्यों नहीं होगा, क्यों कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर तो सिमिलर चीजों में किया जाता है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट का हम मैथ्स के मार्क्स के साथ एक स्टूडेंट का अकाउंट्स का कंपेयर करेंगे तो वो तो कंपेरिजन नहीं होगा। अगर कंपेयर दोनों का मतलब जो है कैसे पढ़ रहे हैं वो अगर मुझे कंपेयर करना है तो दोनों का सेम क्वेश्चन सेम सब्जेक्ट में तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो बेसिकली क्या हो गया, रेशियो हो जाएगा कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है, कैसे चीजों में होगा, सेम काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए। देखो तुम लोग, गुड इवनिंग सुनो। मैम रेशियो का स्टार्ट। अच्छा, तो वही हम बोल रहे थे कि अगर हमें कंपेयर करना ही है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेम काइंड ऑफ चीजों में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एमसीक्यू वगैरह में तुम लोग का है मतलब काम आएगा, सेम काइंड, ये वाला जो है ये कीवर्ड हो गया। कंपैरिजन तो तुम लोग को पता है, लेकिन हमेशा सेम काइंड होगा तो ही कंपैरिजन पॉसिबल है, अदरवाइज लेकिन कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये देखो, जैसे बोल रहा है इन it is given that a certain sum of money is divided into 3 parts in the given ratio। ऐसे हमें क्वेश्चन देता है ना, जैसे देखो पार्टनरशिप तुम लोगों ने 11-12 में किया होगा, ठीक है, पार्टनरशिप 12 में तो होता है, वहां पर क्या होता है कि प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर लोगों में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वहां भी तुम लोगों ने रेशियो में सुना होगा। इससे क्या कंपैरिजन पता चलता है, किसको कितना प्रॉफिट मिला, तो वही तो कंपैरिजन है ना, किसको ज्यादा मिला किसको कम, या फिर तीनों को इक्वल मिला, ऐसा हम लोग कंक्लूजन लाते हैं ना। तो वही देखो यहाँ पर जस्ट ऐसे एक एग्जांपल बोल रहा था कि कैसे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा रेशियो का जो है उसका मेन थीम क्या है, रेशियो का मेन थीम हो गया हम लोग का कंपैरिजन, ठीक है। तो रेशियो क्या है, अच्छा क्या दो चीज में कंपैरिजन हो सकते हैं या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे पार्टनर क्या दो होते थे ऐसे जरूरी है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो, अगर हम लोग इसको एक डेफिनेशन में लिखे तो ए रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। और हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेशन इसके लिए क्या लेते हैं, डिवीजन लेते हैं, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए रेशियो क्या हो गया, कंपैरिजन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, लेकिन सेम चीज होना चाहिए। और हम लोग उसको कैसे करके कंपेयर करते हैं, डिवाइड फॉर्म में, ठीक है, जैसे x डिवाइडेड बाई y, इस तरीके से डिवाइड फॉर्म में करते हैं। अच्छा अब जैसे देखो a:b एक रेशियो है, ठीक है, तो इसका एक नाम होता है, a को हम लोग क्या बोलते हैं, a और b दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं
इसको टर्म बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मतलब दोनों ही क्या है, टर्म है। दोनों से अगर यहाँ पर सी भी हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। लेकिन टर्म का नाम होता है, जैसे मान लो A:B में ए टर्म का अपना एक नाम है। ए टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या तुम लोग जो बोल रहे थे अभी एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये देखो क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, या फिर इसका और एक नाम है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ठीक है, फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट, ठीक है। कंसिक्वेंट क्योंकि जस्ट इसके बाद है कंसिक्वेंटली, इसलिए कंसिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। हम जो भी लिखवा रहे हैं तुम लोग लिख लो, हम यही बोलेंगे, क्योंकि पूरा नोट्स, मतलब ये नोट्स हम शेयर कर देंगे, वो बात नहीं है, लेकिन इतने इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। तो जो भी हम लिखवा रहे हैं वो करना ही काफी होगा। कभी अगर नोट से कुछ देखना होगा तो हम बता देंगे। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड टर्म, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कंसिक्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो A:B को रेशियो में हम लोग A:B में भी लिख सकते हैं, या फिर और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, A/B, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, A/B भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे देखो 5:6 है, तो इसमें बोलो फर्स्ट टर्म कौन सा है, 5, ठीक है। 5 हम लोग का हो गया फर्स्ट टर्म, या फिर इसका देखो फर्स्ट टर्म तुम लोग को याद रहेगा, वो वाला लैंग्वेज याद रखो, अगर नहीं पता है तो कंसिक्वेंट है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, और ये वाला टर्म को क्या बोलेंगे फिर, कंसिक्वेंट या फिर सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड या फिर कंसिक्वेंट, ठीक है। 2 बार बोल दिया, आई होप कि याद रह जाएगा, ठीक है। अब याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगर देखो अब क्या होता है, अगर हम लोग रेशियो के टर्म को सेम डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो जो है अनचेंज रहता है। मतलब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि देखो बोथ टर्म ऑफ रेशियो, ठीक है, कैन बी मल्टीप्लाइड और divided by the same नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, सेम नॉन जीरो नंबर्स। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं। देखो जैसे मान लो मेरा एक रेशियो है 2:3, ठीक है। तो क्या हम इसको 2:5:3:5 करने से क्या ये रेशियो बदल जाता है, 2:5 करने से कितना आया 10, 5:3 करने से कितना आया 15। तो 2/3 का मतलब जितना है और 10/15 का मतलब क्या उतना ही है, हाँ उतना ही तो है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सेम डेटा से मल्टीप्लाई किया। और अगर तुम लोग को और भी ज्यादा इसको मतलब समझना है तो तुम लोग सीधा कैलकुलेटर उठा लेना। ये देखो 2 / 3 जितना आ रहा है, ये देखो जितना आ रहा है 0.66, अगर 10 / 15 करोगे तो भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो रूल्स क्या हो गया, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने भी हम लोग मतलब टर्म्स को मल्टीप्लाई करना चाहे, ठीक है। अब नॉन जीरो क्यों बोला है, अगर बाई चांस इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 × 0 3 × 0, तो क्या हो जाएगा 0/0, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कौन से नंबर से करना है, नॉन जीरो सेम नंबर, ठीक है। नॉन जीरो सेम नंबर, नॉन जीरो क्यों, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करने से डेटा ही नहीं बचेगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और सेम क्यों, क्योंकि सेम नहीं करोगे, इसमें 5 लगा दिया इसमें 7 लगा दिया तो क्या डेटा अनचेंज रहेगा, क्योंकि गिवन क्वेश्चन को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरा रेशियो 2:3 है, मुझे उसी को 2:3 रखना है ना। मेन मैटर को तो चेंज नहीं कर सकते कि मैंने किसी को 2 पेन दिया किसी को 3 पेन दिया, वो मुझे चेंज नहीं करना है। हाँ, उसके बदले हम 10/15 लिख सकते हैं, लेकिन उसके बदले क्या हम 10/21 लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई करके, नहीं। इसीलिए हमेशा जो भी टर्म्स है सभी को एक ही डेटा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड। और डिवाइड के लिए भी देखो सेम कंसेप्ट ही हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2/3 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 6 से, ठीक है। तो 2 / ऐसे लिख देते हैं, 2/6 3 / 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/6 कितना आ जाएगा, ये शायद पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 2/6 और ये हो गया 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/3:1/2 ऐसा आ रहा है। 2/6 और मैंने कर दिया 3/6। अगर हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी तो मेरा एक ही जैसा आंसर होना चाहिए।
तो ये चेंज कैसे हो जाएगा? 2:3 तो होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? गुड इवनिंग मानसी। इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो हम लोग डिवाइड वाला देख रहे थे। अच्छा, डिवाइड वाले में क्या गलत हो गया? आंसर तो मेरा सेम ही आना चाहिए ना, अगर हमें डिवाइड भी करना है। हाँ, सेम ही आएगा। देखो, अगर वन, ये क्या हो गया, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2। अब इसको चेंज करो, 1/3 इंटू 2/1 तो हुआ 2/3। ठीक है भाई, देखो 2 बाई क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2/3 मतलब 2:3 नहीं हुआ? तो 1/3 1:2, 1/3 1:2, 1/2 और 2:3, बात तो एक ही है। देखो, ये वाला और ये वाला अलग नहीं है, क्योंकि दिस इज 2/3, और इसको भी अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 2/3 ही मिल रहा है। इसीलिए अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी मेरा अनचेंज्ड ही रहेगा। कोई भी डेटा ले लो, मैंने तो रैंडमली 2:3 लिया, तुम लोग कोई भी डेटा लेके देख सकते हो। और इसमें भी नॉन जीरो क्यों होगा? अगर 2/0 करोगे, क्या उसका कोई आंसर होता है? नहीं, वो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो 2/0 होने का तो यहाँ पर कोई चांसेस है नहीं। तो इसीलिए ये जो है एक प्रॉपर्टी है रेशियो का, कि हम लोग रेशियो को मतलब सेम नंबर से उसके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट कोई जीरो वाला मतलब जीरो टर्म नहीं ले सकते, नॉन जीरो होना चाहिए। और दोनों को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है। और रेशियो को ना हमेशा हम लोग लोएस्ट फॉर्म में डिफाइन करेंगे। लोएस्ट फॉर्म का मतलब जैसे 10/15, ये लेकिन लोएस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है। तो रेशियो को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में डिफाइन करना चाहिए। ये भी लिख लो कि रेशियो जो है, रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म। ठीक है, हमेशा लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, या फिर इसको हम लोग सिंपलेस्ट टर्म भी बोल सकते हैं। रेशियो को हम लोग हमेशा लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट टर्म में डिफाइन करेंगे। लिख लियो। ठीक है। अब देखो, रेशियो का क्या होना चाहिए ना, रेशियो का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2:3 और 3:2, क्या दोनों एक बात है? 2:3 और 3:2 सेम या सेम नहीं होता है? बोलो, एक ही है कि अलग है? अलग है ना। तुम लोग देख लो ना, 2/3 का कितना आता है, 0.66। 3/2 का कितना आएगा, बोलो, 1.5 आएगा। तो क्या ये दोनों सेम चीज है? नहीं, यानी नॉट सेम। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है। 2:3 इज डिफरेंट मैटर, 3:2 वो अलग चीज होता है। तो ऑर्डर मैटर। ठीक है। देखो, तुम लोग को तो वहां लिखना विखना है नहीं, एमसीक्यू आएगा, टिक ही करना है। लेकिन ये सब दिमाग में रखोगे तो ही जो थियोरिटिकली जो क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटिव वाला नहीं बोल रहे, तो उसमें ये सब काम आने वाला है। ठीक है। तो 2:3 3:2 कभी भी सेम नहीं होता है। क्योंकि कैसे नहीं होता है, तुम लोग खुद डिवाइड करके देखो ना कैलकुलेटर में। 2/3 0.6667 आता है, 3/2 करने से 1.5 आता है, तो सेम नहीं है। तो ऑर्डर हम लोग का मैटर नहीं करेगा। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया? हाँ, ठीक है। तो देखो, हम लोग का ऑर्डर जो है हमेशा रेशियो में मैटर करेगा। ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो, क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों ने देखा। पहला बात है कि रेशियो कंपैरिजन है, सेम काइंड ऑफ चीजों में होना चाहिए। ठीक है। और हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग रेशियो को देखेंगे। अगर रेशियो में हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो सेम काइंड ऑफ नंबर से करना पड़ेगा। दोनों दोनों टर्म में, या दो से ज्यादा भी टर्म होता है तो हमें सेम डेटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई जीरो वाले डेटा से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का पहले टर्म को क्या बोला जाता है, कंसिक्वेंट, सॉरी एंटीसीडेंट, और जो दूसरा वाला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिक्वेंट। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा है। और सेम काइंड ऑफ चीजों में होना चाहिए, अलग अलग चीजों में हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे कि मैंने एक रेशियो दिया, तुम लोग मुझे बताओ कि 150 ग्राम एंड 2 kg का रेशियो बताओ। ठीक है। रेशियो तुम लोग को फाइंड आउट करके देना है मुझे, 150 ग्राम और 2 kg का। और एक क्वेश्चन देते हैं 25 मिनट्स और 45 सेकेंड। इसका रेशियो तुम लोग निकाल के मुझे बताओ कि आंसर क्या हो।
सही बात, पहले वाला 3:40। थाउजेंड, थाउजेंड नहीं, 100। हाँ, 100 सेकेंड वाला 100:3 और ये वाला 3:40। सबसे पहले देखो कि ये ग्राम में है, ये किलो में है। पहले मैंने क्या बोला था कि रेशियो हमारा कभी भी अलग अलग काइंड में नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ग्राम है, एक किलो है, तो दोनों को या तो ग्राम में करो, दोनों को या तो किलो में करो। अब किलो से ग्राम में कैसे होता है बोलो, 1:2 वाला चीज है। किलो से ग्राम कैसे होता है? 1 था किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। 1000 मल्टीप्लाई करने से किलो से ग्राम होगा, ठीक है। तो इसका पहले वाले का आंसर देखो, 150 ग्राम को हम लोग 150 ग्राम ही रखते हैं और 2 kg को हम ग्राम में ट्रांसफर करते हैं। 2 kg इंटू 1000, ठीक है। 2 kg इंटू 1000 करने से, क्योंकि 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम, तो 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम हो गया। अब 0 0 हट जाएगा, बाकी तुम लोग 5 से इसको देख लो, 5 3 15 और ये हो गया 40, ठीक है। क्या ग्राम लिखेंगे? नहीं, ग्राम कैंसिल आउट हो जाता है। ग्राम कैंसिल आउट हो जाता है। रेशियो में कभी कोई यूनिट नहीं होता है। तुम लोग पार्टनरशिप का, जिन लोग का पार्टनरशिप है, क्वेश्चन कर रहे हो, पार्टनरशिप में जब रेशियो दिया हुआ रहता है उसमें कभी यूनिट रहता है? कोई भी रेशियो में यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि रेशियो एक यूनिट फ्री है। यूनिट फ्री क्यों है? अगर सेम ही चीजों को डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट तो कैंसिल आउट होना ही है ना। अब कोई यूनिट हम लोग पीछे लिखते हैं, जैसे किलोग्राम, अगर रुपीस होता तो सामने लिखते, फिर भी तो वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया? 3/40, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड देखो, मिनट्स और सेकंड, तो दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, या तो दोनों को मिनट्स में या दोनों को सेकंड में कर लो। तो सेकंड में ही कर लेते हैं, 45 सेकंड। अब ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं होगा शायद, 1 मिनट में हाँ, मतलब यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 25 मिनट में कितना? 25 इंटू 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1500 सेकेंड। 25 मिनट का मतलब 1500 सेकेंड होता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 25 मिनट में ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो मल्टीप्लीकेशन, 25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 45 सेकेंड। अब देख लो, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, इसको डिवाइड करके देखो, ये 300 और ये 9, ठीक है। तो और अच्छा, फिर 3 से हो जाएगा 100 और ये कितना हो गया? 3। तो 100 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड फॉर्म हो गया। अब रेशियो फॉर्म में लिखना है तो ये इस टू रेशियो के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसे रेशियो बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं तो 3/40 बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का रेशियो फॉर्म हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग को सबसे पहले कंपेयर करने के लिए, अगर हमारा यूनिट अलग अलग है तो हमें किसी भी एक में ट्रांसफर होना पड़ेगा। अब देखो, किलो से ग्राम में ही जाना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो आसान है। तुम लोग ग्राम को भी किलो कर सकते हो, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें पॉइंट आएगा, फिर उसको कैलकुलेशन करने में तुम लोग को दिक्कत होगा। तो जो इजी वे में होगा उसी को करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग 45 सेकंड्स को मिनट नहीं बना सकते, रिवर्सली उसको भी मिनट बना सकते। कैसे? 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड में अगर 1 मिनट होगा तो 1 सेकंड में 1/60, तो फिर इसका मतलब 45 सेकंड में 45/60 मिनट्स होगा। लेकिन फिर वो फ्रैक्शन वगैरह आएगा, तो इसको इग्नोर करो, जो आसान होगा उसी से करो ना। ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत होगा, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, चलो, ये सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हम लोग देखेंगे कि अगर हमें रेशियो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ही देते हैं, फाइंड विच इज ग्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड विच इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है ये बताना है। जैसे कि 2 and 1/3 is to 3 and 1/3
ये सेमीकोलन दिया है मैंने 3.6:4.8। मैंने ना दो रेशियो दिया है, इधर एक रेशियो है, इधर एक रेशियो, ये सेमीकोलन लगाया है बीच में, ठीक है। तो तुम लोग को बताना है कि ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है। ये वाला बड़ा है, ये ग्रेटर, सेकेंड डेटा ग्रेटर है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ऑप्शन है इधर, क्योंकि हमारा पॉइंट में है। तुम लोग कैलकुलेटर तो यूज करने देगा, तुम लोग इसको भी पॉइंट में ट्रांसफर कर लो, पता चल जाएगा। इसके अलावा भी ऑप्शन हम बताते हैं, जैसे देखो 2 and 1/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7/3। और 3 and 1/3 कितना लिख सकते हैं, 10/3, ठीक है। अच्छा, अब 10/3 हो गया। यहाँ पर 7/3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो 7/3, ये हम लोग का आ रहा है कुछ इतना 2.33, ठीक है। इसका वैल्यू हो रहा है कितना 2.33, और 10/3 का 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 3.33333 ऐसा होगा, 3.333 ऐसा होगा। अच्छा, अरे इधर वाला तो हमारा है ही, चलो पॉइंट में, अच्छा बात है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 3.6 और 4.8। अब और भी कंफर्म कर लो 2.33। अच्छा, अब ये 3 क्योंकि कंटिन्यूएशन फॉर्म में था, जब तक कैलकुलेटर ले रहा है, अगर तुम लोग 3 लिखते जाओगे तुम लोगों को राउंड में आंसर मिलेगा। देखो अभी 2.333 डिवाइडेड बाय 3.33 तब तक लिखते जाएंगे जब तक कैलकुलेटर लेगा, क्योंकि अलाउड है ना, क्योंकि मेरा 3 तो चलते ही जा रहा था। तो देखो आंसर क्या आया, 0.7। और अगर तुम लोग दो डेटा लोगे तो ऐसा नहीं आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.7 इधर वाला, और 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8 कर लो, कितना आ गया 0.75। अब 0.7 का मतलब 0.70 कर लो, तो कौन सा बड़ा है, 0.75 बड़ा होता है कि 0.70, 0.75। तो ये कैलकुलेटर में बन जाएगा। मैंने इतना सारा स्टेप लिखा, अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो ये तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, हम वो भी बता देते हैं, ठीक है। बोलो ये प्रोसेस समझ में आया, ये शॉर्टकट प्रोसेस समझ में आया, या फिर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, हम बता देते हैं। समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो बोलो, बता देंगे क्या नहीं समझ में। क्लियर है? हम्म। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसके अलावा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको 7/3 और इसको 10/3 लिखो, ठीक है, हम बताते हैं। और एक प्रोसेस भी है, हम लोग 2 and 1/3 इस टू 3 and 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/3 इस टू, ये कितना हो जाएगा 10/3, ठीक है, 10/3 हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो दोनों से अगर हम लोग 3 हटा सकते हैं, दोनों जगह से 3 एलिमिनेट कर सकते हैं ना, दोनों का बेस 3 है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 7:10, मतलब कितना हो गया 7/10, ठीक है। और ये देखो 3.6:4.8, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 36/48, मतलब मैंने क्या किया 3.6 का मतलब क्या होता है 36/10, और 4.8 का मतलब क्या होता है 48/10 नहीं होता है। अगर पॉइंट हटाने का रूल्स क्या है, पॉइंट के लिए 1 होता है, पॉइंट के बाद जितना डेटा होता है उसके लिए उतना सारा 0 होता है। अगेन 10 एलिमिनेट हो गया, तो 36 बाई कितना बचा 48। अगर तुम लोग को ये डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो ये देखो ऐसे करके ये आ रहा है। अब 36/48 को कितने 12 से डिवाइड करें, 3/4, ठीक है। अब अगेन डिवाइड करके देखो 7/10 कितना आ गया 0.7, और 3/4 तुम लोग का वही 0.5 7.5 आ जाएगा, सॉरी 0.75 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, जो तुम लोग के ऑन दैट मोमेंट दिमाग में आ जाता है। दोनों में टाइम लगभग एक ही जैसा लगने वाला है, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो मैथमेटिकल तरीका है जिसमें हम लोग एलसीएम करते हैं, ठीक है, एलसीएम करके कर सकते हैं। अच्छा, एलसीएम करके अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 10 और 4, देखो हम लोग के इसको सॉल्व करके कितना आया, सिंप्लीफाई करके 7/10। ये देखो इधर वाला जो रेशियो था इसको सॉल्व करके हम लोग का कितना आया 7/10। हम लोग ये देखो 2 and 1/3, ये मेरा क्वेश्चन था ना 3 and 1/3, और ये सेमीकोलन लगा के कितना था, सेमीकोलन लगा के था 3.6:4.8। अब देखो यहाँ से ऐसे तो पॉइंट में आसानी से निकाल सकते हो, बाकी इसको सॉल्व करके कितना लाया मैंने 7/10।
7/10 लाया, और इसको सॉल्व करके कितना लाया 3/4, इधर वाला सॉल्व करके मैंने कितना लाया 3/4, ठीक है। अब हम लोग 10 और 4 का एलसीएम करेंगे, बोलो एलसीएम करने से कितना आएगा 10 और 4 का, बोलो कितना आएगा 20, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे लिखो 7 और यहाँ पर 10 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। हम लोग इसको नीचे क्या करेंगे, बेस में 20 लाएंगे, क्योंकि एलसीएम हम लोग का कितना आया है 20, और 3/4 को भी अगर बेस में 20 लाना है तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना 5, तो ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5। अभी जो एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा ना कि सेम डेटा से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये कितना हो गया 14/20, ये कितना हो गया 15/20, तो 20 आउट ऑफ 15, 20 आउट ऑफ 14, कौन सा बड़ा है 20 आउट ऑफ 15। ऑब्वियसली किसी को मान लो मार्क्स मिला 20 आउट ऑफ 20 15, और किसी को मिला आउट ऑफ 20 14, तो हम लोग का बिगर वैल्यू कौन सा होगा 3/4, मतलब ये वाला होगा, ठीक है। अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो बिगर वैल्यू है वो ओवरऑल कोई भी मेथड तुम लोग क्यों ना कर लो, ये वाला हो, ठीक है। अब देखो मैंने 3 मेथड बता दिए, लेकिन शॉर्टकट ही करने का कोशिश करो, ज्यादा लॉन्ग में जाने का जरूरत नहीं, जिसमें से जल्दी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीनों ही लिख लो। लिख लियो, तो चलो अब नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं। अगर हम लोग का कोई भी रेशियो का डेटा, उसका अगर डेटा जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जैसे A:B है, तो हम लोग का A का वैल्यू या फिर B का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो नया रेशियो कैसे निकलेगा, मतलब ये एक बार लिखो तो समझ में आएगा। इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और decreases in the ratio A:B, ठीक है, देन न्यू क्वांटिटी, तब न्यू क्वांटिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू, ये याद रखना पड़ेगा, B/A इंटू द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, B/A इंटू द ओरिजिनल क्वांटिटी। देखो अच्छा, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, इसको क्या बोला जाता है, लिखो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, ठीक है, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो बोला जाता है। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा कि क्या होगा, इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो रौनक वेट्स 56.7 kg, ठीक है, इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, ठीक है, तो रौनक का वेट कितना है अभी 56.7, अब उसने अपना वेट को रिड्यूस कर लिया है, कैसे रेशियो में, क्या है 7:6, फाइंड हिज न्यू वेट, तो अभी रौनक का वेट कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, तब हमें वो प्रॉपर्टी काम आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हमें निकालना क्या है, उसका न्यू वेट निकालना है कि डिक्रीज होने के बाद उसका नया वेट कितना आया, तो लिखो न्यू वेट इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखेंगे न्यू वेट, क्वेश्चन नंबर लिख लो, पीडीएफ शेयर कर देंगे, ये देखो, और लिख पा रहे हो तो भी लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इतना नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया इलास्ट्रेशन, ठीक है, 56.7 kg था, और से यहाँ पर न्यू वेट हमें निकालना है, ठीक है। तो न्यू वेट कैसे निकालेंगे, अब इस लाइन के साथ पढ़ो, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, अभी हमारा क्वेश्चन किस चीज का है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। अब रेशियो क्या दिया है, कैसे रेशियो में इन्होंने अपना वेट को कम कर लिया है, 7:, कहाँ गया 7:6, ठीक है, रेशियो हम लोग का 7:6 है। अच्छा, अब हमें कैसे निकालना पड़ेगा न्यू क्वांटिटी B/A, तो मुझे बोलो 7:6 में B कौन सा है और A कौन सा है, क्योंकि A:B में B/A होना चाहिए, तो इनका कैसा है 7:6 है, तो क्या हो जाएगा 6/7 इंटू ओरिजिनल डेटा हाँ 56.7 kg, ठीक है, तो लिखो 56.7 kg। अब देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो तुम लोग कैलकुलेटर पे, जितना आएगा वही आंसर होगा, न्यू वेट चेक करो, 6 डिवाइडेड बाय 7,
48.6। अच्छा 48.6, देखो 56.7 से तो कम ही आना चाहिए है ना, ऑब्वियसली इसका हमेशा ध्यान रखो। गलती से भी इस रेशियो को इधर उधर कर दिया तो अलग आंसर, क्योंकि अगर उसने वेट लूज किया है तो 56.7 से तो नीचे ही आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो 6/7 इंटू, बस कैलकुलेट ही तो करना है और कुछ नहीं। 6/7, मेरा कैलकुलेटर को क्या हो गया, 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, 48.6 kg। अभी जो न्यू वेट है वो है 48.6 kg। ठीक है, तो अगर डिक्रीज बोलेगा तो ऐसा हुआ, अगर इंक्रीज बोलता तो क्या हो जाता, तो भी सेम ही करना पड़ता हमें। ठीक है, अब जो रेशियो बोलेगा उसी के हिसाब से करेंगे, तब ऑब्वियसली रेशियो ये वाला नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये रेशियो से डिक्रीज ही निकलेगा, इससे इंक्रीज नहीं निकलेगा। हाँ, अगर 7:6 देता है तो शायद निकल सकता है। ठीक है, 7/6 करने से मुझे जितना लग रहा है। बाकी जैसा भी क्वेश्चन तो फॉर्मूला हम लोग का यही रहेगा, चाहे डिक्रीज हुआ हो चाहे इंक्रीज हुआ हो, ओरिजिनल डेटा जिस भी बारे में दिया है और B/A। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिखो सिंप्लीफाई, ऐसे लिखो सिंप्लीफाई 1/3:1/8:1/6। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिस्टम में लिखा हुआ है ना, उसके जगह हमें A:B:C इस तरीके के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको जितना सिंप्लीफाई किया जाए। क्योंकि देखो हमारे लिए 1:1/3 1/8 1/6 ये समझने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर हमारा A:B:C फॉर्म में तो वो हमारे लिए इजी होता है, तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमें इसको समथिंग A:B:C इस तरीके के फॉर्म में लेके आना है, ये 1 वाला हटाना है। ठीक है, देखो कैसे एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो अभी इसमें हम लोगों ने किया था ना, सेम इसी चीज को यहाँ पर काम में लगाओ, इसलिए मैंने ना ये दिखा दिया था, क्योंकि इसमें ये मेथड हमारा नहीं भी करने से चलेगा, लेकिन सिंप्लीफाई के केस में तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3, 8 और 6 का सबसे पहले तुम लोग करो एलसीएम। 24, हाँ 24 होगा, 2 × 3 × 4 24। अच्छा अब क्या करना है, 1/3 इंटू क्या करोगे 24, ऐसे करके करो। ठीक है, 1/8 इंटू 24, सब में 24 से मल्टीप्लाई कर, इसमें सब जगह में हमें क्या करना है 24 से मल्टीप्लाई। हाँ, और अगर वैसे भी करोगे जैसे थोड़ी देर पहले सिखाया था तो भी सेम आंसर आएगा। दिखा देते हैं मूवी, 3 और ये हो गया 4, 8:3:4। और अगर तुम लोग मैंने प्रीवियसली जैसे दिखाया था वैसा कर लेते, लाइक ऐसे 1/3, अब बोलो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने से 24 होगा, 8, तो ऊपर भी कितना डालेंगे 8। अच्छा चलो, अब 1/8 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा, 3, तो ऊपर भी कितना देंगे 3। अच्छा 4, सॉरी 1/6 और 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 4, यहाँ भी कितना देंगे 4। अब कितना आ गया 8/24, 3/24 और 4/24, तो 24 हट जाएगा, 8:3:4 दोनों में सेम आएगा। ये मेथड जो है ये यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था, तो इसका एप्लीकेशन इस पे भी कर सकते हो। बाकी इसको सॉल्व करने के लिए आइदर ये या फिर ये, दोनों में से तो कोई एक हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, सेम कंसेप्ट है। डायरेक्टली 24 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी होगा, ऐसे करोगे तो भी। अच्छा अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। मतलब एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 720। ठीक है, जिसमें रेशियो कैसे दिया है, बॉय इज टू गर्ल, बॉयज टू गर्ल का रेशियो क्या दिया है 3:5। इफ 18 गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। अच्छा अब यहाँ नए कितने गर्ल्स आ रहे हैं, 18 गर्ल्स आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। बोल रहा है कितने बॉयज आने चाहिए ताकि जो न्यू रेशियो है बॉय इज टू गर्ल का वो हमारा हो जाए 2:3। ठीक है, तो देखो हम लोग एक्स वेक्स मान के तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है। तो तुम लोग मुझे पहले इतना बताओ कि अगर हम लोगों का बॉय और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, तो स्कूल में नए गर्ल्स आने के पहले कितने बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है वो तो निकाल सकते हो। जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मान लो 720 रुपीज को 3:5 में करोगे तो कितना आएगा, वैसे ही करके बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। कौन तो बोला 270 और 450, ये देखो ऐसे करना पड़ेगा ना, ये देखो हम लिखते हैं यहाँ पर दिखाते हैं।
नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे? यहाँ पर एग्जाम्पल 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कैसे करके रेशियो का कैलकुलेशन होता है? ऐसे होगा ना, ये देखो रेशियो क्या है 3:5, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/8 इंटू कितना हो जाएगा 720 इंटू कितना हो जाएगा 720। अब इसको कैलकुलेट करने से एटा कत আসছে? अच्छा, और एटा 450, ये 450 आ रहा है। अब इसका लॉजिक भी सुन लो, ऐसे तो करते ही हम लोग, अगर 3:5 रेशियो में बॉयज और गर्ल्स है तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितने होंगे? 8 होगा ना, तभी तो हम लोग इसको 8 करते हैं। 8 मतलब क्या हो गया, रेशियो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और ये इक्विवेलेंट तो 720 है कि नहीं मुझे बताओ, क्योंकि टोटल स्कूल में स्टूडेंट तो 720 है, तो 8 जो है ये इक्विवेलेंट टू 720 हुआ, तो 1 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा 720/8। और अगर हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है, तो 3 इक्विवेलेंट टू कितना होगा इंटू 3, वही वाला ऐसे बनता है 3/8 इंटू 720। ये जो तुम लोग रेशियो करते हो इसका लॉजिक ये है, ठीक है, कि टोटल से हम लोग टोटल को कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब रेशियो में 8 का मतलब यहाँ पर नंबर में कितना हो रहा है 720, देन 3 का मतलब कितना, देन 5 का मतलब कितना, इसीलिए तुम लोग ऐसे करके फाइंड आउट। ठीक है, लॉजिक समझ में आया कि क्यों हम लोग ऐसे करके करते हैं। चलो अब हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ नए गर्ल्स आए हैं, तो नए गर्ल्स आने के बाद जो है नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो रहा है, कितने जन आए थे पहले देख लेते। 18। अच्छा, तो लिखो यहाँ पर नंबर आफ्टर 18 गर्ल्स एडमिट गेटिंग एडमिशन, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 प्लस 18 कत হবে 468। ठीक है, 468 हो गया हम लोग का। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना है कि कितने बॉयज आ जाए ताकि रेशियो हमारा क्या हो जाए 2:3। ठीक है, तो बॉयज इज टू गर्ल वाला रेशियो है, तो न्यू रेशियो हमारा कितना होना चाहिए 2:3, जिसमें गर्ल्स मेरा कितना आ गया है 468। ठीक है, अब देखो इसको तुम लोग एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक लॉजिक लगाओ 3 में कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा ताकि 468 आया, हम लोग वो भी तो ढूंढ सकते हैं ना, 3 में कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा ताकि 468 आया। 156, तो ऊपर भी 156 ही होना चाहिए। अब लगाओ 156 कितना आता है देखो, तो 312। तो ये हो गया आफ्टर बॉयज का इंक्रीजिंग नंबर, लेकिन हमें क्या पूछा है कितने नए बॉयज आए हैं, तो पहले से कितने बॉयज थे 270, तो नए कितने आए इससे माइनस कर दो 312 माइनस 270 42। तो ये हो गया बिना एक्स वैक्स माने हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा ना कि हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो कि 156 इसका मतलब कैसे निकालना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा कि 468 कैसे बना होगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन में हमें एक्स मानना पड़ेगा। कैसे होगा, हम लोग मान लेते हैं कि 270 बॉयज के साथ और एक्स बॉयज ने एडमिशन लिया है, ठीक है, और गर्ल्स तो नया हमें पता ही है कितना है 468। ये रेशियो कितना होना चाहिए 2/3। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर उसमें से तुम लोग का आंसर निकालना पड़ेगा। तो बता देते हैं 270 into 3 बोलो कितना होता है 540। 540 नहीं, गलत लिखा है ना मैंने, 810, और ये मल्टीप्लाई करो 468 into 2 936। अब ये माइनस करो 936 माइनस 810 126, और x इक्वल टू 126/3 42 हो गया। अब तुम लोग ऐसा करो या ऐसा करो, ये लेकिन क्या है
मतलब शॉर्टकट यूज करने का तरीका, जितना टाइम बचा सको। तो यहाँ पर कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। अगर मेरा गर्ल्स का डेटा इतना हो गया है, रेशियो इतना बनेगा, तो इसमें भी 156 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये नहीं मिलेगा तुम लोगों को कहीं पर भी, क्योंकि तुम लोगों को ये नहीं पूछा है कि आफ्टर नए मतलब नए बॉयज आने के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए। ये पूछा है कि कितने लोगों ने एक्स्ट्रा जो है, कितने बॉयज ने एक्स्ट्रा एडमिशन लिया। तो पहले अगर 270 था जो कि 312 हो गया, तो कितना होने पे हुआ होगा 42। अदरवाइज ऐसे देखना पड़ेगा, नया रेशियो 2/3, और रेशियो कैसे बन रहा है, बॉय बाय गर्ल। तो ये नया रेशियो, तो नए गर्ल्स कितने हुए 468, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया 468, और ऊपर गर्ल्स सॉरी बॉयज, बॉयज पहले 270 था, मान लेते हैं एक लोगों ने एडमिशन लिया, तो फिर ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेट करने से हम लोग का आंसर आता है 42। ठीक है, बोलो दोनों तरीके से समझ में आया सबको? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग, चलो अब हम लोग देखते हैं इनवर्स रेशियो क्या होता है। देखो इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। जैसे मान लो 2/3 है, इसका इनवर्स क्या होगा 3/2। बस इतना याद रखने से ही होगा, ठीक है, और तो इसमें कुछ याद रखने लायक है। अच्छा, अब अगर देखो और कुछ प्रॉपर्टी देखो, अगर हम लोगों का A:B में, ठीक है, A ग्रेटर देन B है तो इसका एक नाम होता है, और अगर B ग्रेटर देन A है तो इसका एक नाम होता है। मतलब इसमें बोलो तो ये जो 2:3 है, इसमें A ग्रेटर देन B है कि B ग्रेटर देन A? B ग्रेटर देन A है, क्योंकि हमेशा पहले वाले को A मानते हैं, नॉर्मल बात है, और दूसरे वाले को क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 इज ग्रेट मतलब B इज ग्रेटर देन 2। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग अगर A ग्रेटर देन 2 होता है, ऐसा रेशियो अगर हम लोगों का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर इन इक्वलिटी, ग्रेटर इन इक्वलिटी। अब देखो ये याद रखना भी आसान है। इनइक्वालिटी क्यों, क्योंकि एक बड़ा डेटा है एक छोटा डेटा है, तो इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी। अब ग्रेटर क्यों, क्योंकि पहला वाला क्या है, बड़ा है, पहले वाले के रेस्पेक्ट में हमें सोचना पड़ेगा, तो पहले वाला बड़ा है तो ग्रेटर इन इक्वलिटी, तो आराम से याद रह जाएगा। इन इक्वल क्यों, बिकॉज इक्वल तो है नहीं, इक्वल होता तो ग्रेटर लेस का तो कोई सिस्टम नहीं होता। और अगर मेरा B ग्रेटर देन A है, या फिर इसको तुम लोग A लेस देन B भी लिख सकते हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लेसर इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लेसर इनइक्वालिटी। मतलब सेकंड वाला डेटा अगर हम लोगों का क्या है, बड़ा है, और पहला वाला हम लोग का क्या है, छोटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेसर इनइक्वालिटी। अच्छा, अब कंपाउंडिंग कैसे किया जा सकता है रेशियो का। देखो कंपाउंडिंग, ये हम एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं, तुम लोग इसको एक एक 1 2 3 करके लिख सकते हो। कंपाउंडिंग का मतलब जैसे A:B एंड C:D, इसको हमें करने बोला है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो A/B इंटू C/D करने बोल रहा है, ठीक है। अगर A B C D के अलावा कुछ और भी होगा तो वो भी लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, AC/BD, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा AC/BD। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग एक रेशियो को कंपाउंड करते हैं, ठीक है, तो वो उसका अच्छा, इसके लिए तो पहले मुझे तुम लोग को बताना पड़ेगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। चलो देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये लिखो डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मान लो एक रेशियो है A:B, ठीक है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अगर A:B ये कौन सा है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल रेशियो का क्या कर देंगे, अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो रेशियो मिला इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ये हेडिंग दिया है मैंने। अगर ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर लगा देते हैं तो हमें जो मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, अगर ओरिजिन है, बोलो, है क्यूब को देखो, हाँ, ये देखो अगर ओरिजिनल रेशियो का क्या कर देंगे, क्यूब, ठीक है, ट्रिपल मतलब तो 3 हो गया ना, क्यूब, ठीक है, तो क्यूब अगर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि A⁵ फिर क्या हो जाएगा B⁵, ठीक है, A⁵B को अब जब डेटा रहेगा तुम लोग उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ये ट्रिप्लीकेट हो गया। अच्छा, अब लिखो सब डुप्लीकेट, ठीक है, सब डुप्लीकेट,
A:B, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कर देते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे जब डुप्लीकेट था सिर्फ। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। सब डुप्लीकेट का मतलब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो बोलो A:B का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, नहीं दिख रहा है ना, ओरिजिनल लिखा है, एक बार लिख लो, ओरिजिनल लिखा है, नेक्स्ट इसके ऊपर ही लिखेंगे। हाँ बोलो कत হবে, रूट ओवर ऑफ, हाँ रूट ओवर ऑफ ए और रूट ओवर ऑफ बी, ठीक है, रूट ओवर ऑफ ए, रूट ओवर ऑफ बी। ये देखो तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, देख ये लिखा है मैंने लास्ट वाला, ठीक है। सब डुप्लीकेट हो गया, अब सब ट्रिप्लीकेट भी लिखेंगे। सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा बोलो, लिखो। ये अगर लिख लियो तो फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे, तुम लोग हेडिंग कर सकते हो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखेंगे अपने से। लिखो सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अच्छा, इसमें ओरिजिनल रेशियो A:B, ठीक है, ये हो गया मेरा ओरिजिनल, ओरिजिनल रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, क्यूबिक रूट करना है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक रूट, ठीक है। क्यूबिक रूट करेंगे तो कैसा होगा, ए ऐसे 3 लिख के ऐसे किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक रूट। अगर फोर्थ रूट हुआ तो यहाँ 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्यूबिक रूट, इसको हम लोग क्यूबिक रूट बनाएंगे। ये बन जाता है सब ट्रिप्लीकेट। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, लेकिन यहाँ तो मैंने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ क्या है बोल सकते हो, भले ही मैंने कुछ ना लिखा हो, यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। ये एज्यूम्ड होता है, ये लिखने का जरूरत नहीं होता। जैसे कोई डेटा अगर प्लस डेटा है तो क्या उसे हमें आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है कि +5 है, नहीं, अगर -5 है जरूर करवाना पड़ता है। तो वैसे ही ये 2 लिखो या ना लिखो, ये हम लोग का स्क्वायर रूट का मतलब ये सेकेंड रूट हो गया, ये क्यूबिक रूट का मतलब ये हमारा थर्ड रूट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ये अच्छा हुआ, ये भी लिख लेते हैं, देखो A⁴ लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और ये लिख सकते हैं B⁴ मतलब क्यूबिक रूट या फिर स्क्वायर रूट जो भी क्यों ना हो, जो इसको हम लोग 1 उतना लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में ऐसे ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हाँ तो A⁴ और इसको हम लोग लिखेंगे B⁴ ठीक है। ये इंडिसेस का फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग ऐसे करके ट्रांसफर कर लेते हैं। बाकी जैसे हमारा क्वेश्चन का नीड होगा हम लोग उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसमें 1/2 जितना पावर होगा, 2 होगा तो 1/2, 5 होगा तो 1/5, जितना होगा उतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रिप्लीकेट, तो हम लोगों ने लिख लिया, सब ट्रिप्लीकेट भी लिख दिया। अच्छा, अब कंटिन्यूड रेशियो, अगर 3 या उससे ज्यादा सेम काइंड ऑफ चीज है, ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसे है, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ABC is written as A:B:C, ठीक है। अगर ABC सेम काइंड में है तो ही हम लोग ये लिख सकते हैं, वैसे तो रेशियो बिना सेम काइंड के तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर सेम काइंड है तो ही हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है, ₹200 है, ₹400 है और ₹600 है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूड रेशियो फॉर्म में अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करो, इसके नीचे लिख दिया मैंने एग्जांपल 8 का, कि इसको हम लोग कंटिन्यूड रेशियो में कैसे बनाएंगे। सभी रुपीस में है तो बन सकता है A:B:C, तो कितना होगा आंसर बोलो। हाँ, 1:2:3, क्योंकि ये देखो ना, 200:400:600, 0 0 सब हटाओ, 2 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो ना, 2 4 और 6, मतलब अगर 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर 1 2 और 3, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग 0 0 हटा के डायरेक्टली 2 से कर दोगे तो वो और भी जल्दी हो।
तो ये कंटिन्यूड रेशियो को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब हम लोग 3 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। दो लोगों का इनकम का रेशियो बना दिया है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 7:9 और उनका मंथली खर्चा भी बता दिया है उसका रेशियो। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। बोल रहा है कि एक एक जन अगर 50 रुपए सेव करते, दोनों ही 50-50 रुपए सेव करते 50 रुपीज करके, तो इनका मंथली इनकम क्या है वो हमें बताना है। तो बोलो कैसे कैलकुलेट करो। देखो हम लोगों को यहाँ पर x मान के ही करना पड़ेगा। जब आगे हम लोग ऑप्शन मिलेगा ना तो ऑप्शन से हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें क्या आंसर रहेगा, मंथली इनकम का आंसर रहेगा। तो उसमें तुम लोग कैसे कर सकते हो, चलो ये नहीं बताएंगे, ये है क्वेश्चन तो हम तुम लोगों से तभी पूछेंगे। अभी देखो हम बिना ऑप्शन के कैसे कर सकते हो। अच्छा मुझे अगर इनकम चाहिए तो मुझे इनकम वाले रेशियो पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मेरा इनकम 4:5 है। अच्छा 4:5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी तो हम लोगों ने सीखा था स्टार्टिंग में कि हम लोग सेम नंबर ऑफ डेटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथली इनकम को हम लोग लिख देते हैं 4x5, क्योंकि वो तो शॉर्टकट करके मतलब उसको सिंप्लीफाई करके 4 और 5 आया, लेकिन था तो कुछ और समथिंग था। तो x मल्टीप्लाई करने से ₹4x ₹5x लिख सकते, जैसे तुम लोग बचपन में लिखते भी होगे ऐसा क्वेश्चन जब किया होगा मैथ्स का। तो उसका लॉजिक यही है कि हम लोग सेम डेटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इलास्ट्रेशन 1 है ये वाला, ठीक है। हम लिख देते हैं हाँ 400 डायरेक्ट थे कत बोलले 500 है। ये देखो लेट इनकम बी कितना हो जाएगा 4x ₹4x एंड हम लोग इनकम से सेविंग्स हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंस, है ना। अगर हम लोग इनकम से सेविंग्स हटा देंगे तो एक्सपेंस नहीं मिलेगा, इनकम से एक्सपेंस हटाते हैं तो सेविंग्स मिलेगा। रिवर्सली अगर हम लोग जितना इनकम करते हैं उससे सेविंग्स हटाएंगे, जो सेविंग्स मेरे पास पड़ा हुआ है मतलब बाकी मैंने क्या कर दिया होगा, खर्चा, ठीक है। तो 4x - 50 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x - 50, क्योंकि दोनों का ही सेविंग्स इतना था। और ये मेरा क्या आ जा रहा है फिर एक्सपेंस, और एक्सपेंस का रेशियो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 7/9, ठीक है। देखो एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया है 7/9। अब तुम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन करो, जैसे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है 9 × 4x - 50 और 7 × 5x - 50। ये हम लिख दे रहे हैं तुम लोग को लाइन बाय लाइन, बट तुम लोगों को अगर हैबिट है मैथ करने का तो इतना लाइन बाय लाइन का जरूरत नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 9 × 4x कितना हो जाएगा, देखो 36x माइनस कितना हो जाएगा 450 शायद, हाँ 7 और इधर कितना होगा, हाँ x = 100 है। और ये हो गया हम लोग का 7 × 50 350। अच्छा 36x - 35x = 450, इधर माइनस है तो आने से प्लस हो जाएगा -350। ये हो गया x = 100। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें x थोड़ी पूछा था, हमें क्या पूछा था, इनकम बताओ। तो इनकम हम लोगों ने क्या माना था ₹4x और ₹5x। तो इनकम कितना हो जाएगा, हाँ इनकम हो जाएगा एक जन का 4 × 100 यानी 400 रुपीज, और दूसरे का हो जाएगा 5 × 100 यानी 500 रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा 400 और 500। तो देखो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ 2 हाउस, ठीक है। दो घर है, ठीक है, दोनों का अपना अपना प्राइस है, उसका रेशियो बताया है 16:23। 2 years later when the prices of the first has increased by 10%, पहले घर का प्राइस बढ़ गया है कितने से 10% से, एंड दैट ऑफ सेकंड बाय 477, बट सेकंड का प्राइस जो है वो हमें बता दिया है रुपीस में 477, ये बताया है
परसेंटेज में द रेशियो ऑफ द प्राइजेस बिकम 11:20 और जो नया प्राइस है उसका रेशियो कितना निकल के आया 11/20। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउसेस हमें पूछा है। तो ऑप्शन जब रहता है तो ऐसे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे, ठीक है, वो तुम लोग ऑप्शन देखने से ही पता चलेगा। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस मतलब ये वाला पूछा है। ओरिजिनल मतलब बढ़ने के पहले, दाम बढ़ने के पहले प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस को हम लोग क्या मान सकते हैं, ₹16x और ₹23x। ठीक है, तो लिखो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हाउस, ओरिजिनल प्राइस ₹16x एंड ₹23x। ठीक है, अब ये पहले घर का प्राइस बढ़ गया है तो न्यू प्राइस कितना कितना हो रहा है, पहले घर का कितना हो जाएगा 16x और पहले घर का न्यू प्राइस कैसे बढ़ा है 16x प्लस 10%, यानी 16x इंटू 10% लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज 100 रुपए में मिल रहा है उसका 10% दाम बढ़ गया तो 100 तो मुझे देना ही पड़ेगा, 16x तो है ही, लेकिन उस पे और 10% बढ़ा है तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। 100 रुपीज का 10% कितना होता है 10। अगर कोई चीज 100 रुपए में मिलता था 10% बढ़ गया तो अभी हमें कितना पे करना पड़ेगा 110 रुपए। तो इसीलिए ऐसे करके कैलकुलेट होगा न्यू प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस। ठीक है, और सेकंड वाले का तो हमें बता ही दिया है, सेकंड वाले का कितना हो जाएगा, सेकंड वाले का हमें डेटा दे दिया है। ठीक है, उसमें तो कुछ झमेला है ही नहीं। पहले था 23x, ठीक है, अभी बोल रहा है कि इसका प्राइस कितना हो गया है 477 रुपीज से बढ़ गया है, तो दोनों का हमें न्यू प्राइस पता चल गया। अब इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ये पहले इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 16x और 16x का 10% कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल है, x को छोड़ो 16 इंटू 10% कर लो, कितना हो गया 1.6x। अब ये दोनों को ऐड कर लो प्लस 16 कितना हो जाएगा 17.6x। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17.6x डिवाइडेड बाई 23x प्लस 477 न्यू बोथ हाउस, इसका रेशियो हमें बता दिया कितना, ये रहा 11:20। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 11/20, ये नया रेशियो हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। हम लोगों ने क्या किया, जो पुराना प्राइस दिया हुआ था उसमें जितना जितना बढ़ा है उतना कर लिया, बढ़ने पे हमें नया प्राइस पता चल गया कि नए घर का प्राइस इतना और इतना हो गया है। अब हमें बोल दिया है कि इसका रेशियो कितना है 11/20। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा, एक्स मिलने से उसको लगा कि यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे। नहीं समझ में आया, समझ में आया तो अब मल्टीप्लाई करो 17.6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 352x और 11 इंटू 23 कितना हो जाएगा बोलो 253x और 477 इंटू 11 5247 है, 5247। अब ये इधर माइनस करो 352x माइनस 253x, এটা কত আসছে 99x। আচ্ছা আমি একটু উপরে লিখে নালে ওরা আবার দেখতে পাবে। 99x ইকুয়াল টু 5247 হবে না, আমি এটাকে বাই চান্স 9 লিখে দিচ্ছি। x ইকুয়াল টু 5247 ডিভাইডেড বাই 99। अच्छा 53 हो गया। अब न्यू जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे 16 इंटू 53 और 23 इंटू 53। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे 16 इंटू 53 और एक है हम लोग का 23 इंटू 53। ये करने से आंसर आ जाएगा कि हम लोग प्रथम एक 848। अच्छा और एक 1219, ये मल्टीप्लाई करने से तुम लोग को मिल जाएगा। देख लो मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा कि कितना कितना प्राइस हो रहा है। बोलो कंसेप्ट समझ में आया कैसे करके होगा ठीक है, इससे आसानी से ही हो जाएगा, इतना सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एमसीक्यू। फिर भी थोड़ा मैथ के साथ ऐड पर होने के लिए थोड़ा कर लेते हैं ऐसा कैलकुलेशन, नहीं तो ऑप्शन में तो रहेगा, देख के रेशियो निकालने से समझ में आएगा। একটু স্লো খুলবে, হ্যাঁ একটু ছেটায়, ঠিক আছে, দেখে ধীরে ধীরে খোলো তাহলে বুঝতে পারবে স্পিডটা। হ্যাঁ ठीक है, समझ में आया।
अब देखो क्या बोला है, फाइंड in what ratio will the total wages of the worker of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of worker in the ratio 15:11 and and an increment in their wages is in the ratio 22:5। तो ये उतना आसान नहीं है, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेजेस कैसे निकलता है। ठीक है, वेजेस का मतलब क्या होता है, वो किस यूनिट में होता है, मुझे ये बताओ। वेजेस अगर हम लोग बोल रहे हैं किसी को वेजेस दे रहे हैं तो उसका यूनिट क्या है, रुपीज। ठीक है, अब अगर एक वर्कर को 5 रुपीज दे रहे हैं तो दो वर्कर को कितना देंगे, 10। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कैसे निकाला, नंबर ऑफ वर्कर इनटू क्या लिखा हम लोगों ने, मतलब इनटू क्या काउंट किया, इनटू वेजेस पर वर्कर। अभी मैंने क्या बोला कि एक जन को अगर हम लोग 5 रुपए दे रहे हैं तो दो जन को कितना देंगे, तो वेजेस निकाल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। ठीक है, और जो काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर या वर्कर। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखो क्या बोला है, फाइंड इन द रेशियो, हमें वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री भी इंक्रीज और डिक्रीज। वो हमें नहीं पता इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, हमें ये बताना है कि टोटल वेजेस हमारा कम हुआ कि ज्यादा हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा है, इफ देयर बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर। अब देखो वर्कर कम होगा तो हमें क्या लगेगा कि वेजेस हमें कम देना पड़ रहा है, लेकिन वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है 22:5, मतलब पहले जितने लोग काम कर रहे थे अभी उससे कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा वेजेस भी बढ़ गया है। पहले मान लो 2 लोग काम कर रहे थे, अभी 1 लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 जन को हम लोग पहले एक एक जन को 5 रुपए करके देते थे, अब मान लो एक एक जन को 7 रुपए करके दे रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन हो रहा है। अब हमें ये बताना है कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या आया, क्या हमारा वेजेस बढ़ा या फिर वेजेस घटा, अगर बढ़ा या घटा जो भी हुआ तो कौन से रेशियो में हुआ है वो हमें बताना है। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एक ही फैक्ट्री में 2 चीज एक साथ हो रहा है, वर्कर उन्होंने कम कर दिया रखने के लिए, लेकिन जो वेजेस दे रहे थे वो उनका क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब पूछ रहा है कि फिर इसका इंपैक्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली इनका वेजेस पेमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ गया या फिर घट गया। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो पहले लिखते हैं लेट एक्स बी द, यहाँ पर y भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर, क्योंकि वेजेस निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 डेटा चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर चाहिए और बोलो कत करे दिच्छी, कितने लोग हैं और कितना करके दे रहे हैं, तभी तो वेजेस निकलेगा। अभी लिख के दिखाया ना मैंने। तो देखो एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर एंड रुपीज वाई बी द वेजेस पर वर्कर, वेजेस पर वर्कर। अच्छा, तो मुझे बोलो अगर ये कंडीशन है, फैक्ट्री में एक लोग काम करते हैं और उन्हें एक एक जन को वाई रुपीज करके देते हैं, तो टोटल वेजेस कितना होता होगा, बोलो। ये मान लो 5 लोग एक्स वाई। ठीक है, टोटल वेजेस क्या होगा, एक्स वाई नहीं होगा, टोटल वेजेस कैसे निकालोगे, ये वर्कर इसको मैंने दे दिया कितना, वाई रुपीज, यहाँ पर ये भी एक वर्कर है, इसको मैंने कितना दे दिया, वाई रुपीज, ऐसे करके एक्स नंबर ऑफ वर्कर को मैंने क्या दे दिया, वाई रुपीज। तो वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस ऐसा होता ही जाएगा ना। तो हम लोग का कितना होगा, जितने लोग हैं, अगर 5 लोग हैं तो 5 इंटू वाई, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, एक्स लोग हैं तो एक्स इंटू वाई, तो टोटल वेजेस कितना होगा, एक्स इंटू रुपीज वाई। तो आंसर किस में आएगा, रुपीज एक्स वाई में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंडीशन है कि एक्स लोग काम कर रहे हैं और उन्हें हम लोग वाई रुपीज पर वर्कर के हिसाब से देते हैं, तो इतना हो गया। अब बोला है कि लोग कम हो गए, वर्कर कम हो गए। अब वो वाला याद करो, रौनक वाला जो एग्जाम्पल था, जिसके लिए हम लोगों ने जो एक ऊपर मेथड लिखा था ना कि कैसे करके अगर रेशियोज में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो ओरिजिनल डेटा कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि वर्कर कौन से रेशियो में कम हुए हैं, 15:11। तो अभी नए वर्कर कितने होंगे, अब अभी कितने लोग काम करते हैं, हाँ अभी कितने लोग काम करते हैं पता करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग लिखेंगे ना। बोलो कितने लोग काम करते होंगे, क्या निकालेंगे, लिखो आफ्टर, बोलो तुम लोग ही बोल सकते हो, आफ्टर रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर, बोलो कितना, क्या था रूल्स, ए बी बाई ए इंटू ओरिजिनल डेटा। तो इसमें रेशियो में बी बाई ए में बी कितना है, 15:11 में 11, तो क्या लिखोगे 11/15, 11/15 इंटू ओरिजिनल डेटा। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर का ओरिजिनल डेटा कितना है, एक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स, तो 11x/15, मतलब
15:11 रेशियो में वर्कर कम होने के बाद कितने लोग काम कर रहे होंगे अब फैक्ट्री में? 11x/15 नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है। सेम तरीके से तुम लोग बोलो आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस कितना हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आफ्टर इंक्रीमेंट जो है वेजेस पर वर्कर कितना हुआ होगा। वेजेस पर वर्कर मतलब पहले एक एक जन को हम लोग देते थे वाई रुपीस करके, अगर ये देने का रेशियो बढ़ा दिया है हम लोगों ने तो कितना हो रहा है। रेशियो हमें बताया है क्वेश्चन, नहीं तो कैसे करेंगे। ये देखो 22:25, तो क्या लिखेंगे? हाँ 25/22 इंटू वाई, और इसका आंसर हम लोग का कितना आ रहा है? 25y/22। अच्छा ये रुपीज में आया, ठीक है। अभी ये हम इसमें ब्रैकेट इसीलिए दे रहे हैं, रुपीज लिखा है बोल के, और कुछ नहीं, ठीक है। तुम लोग अगर नहीं देना चाहते हो ब्रैकेट तो ना दे सकते हो। तो ये देखो ये नंबर ऑफ वर्कर हो गया, अभी इतने लोग काम करते हैं और एक एक जन को इतना दे रहे हैं, तो अभी कितना वेजेस दे रहे हैं? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर ऑफ वर्कर, ये वेजेस, तो नाउ वेजेस कितना होगा? कितने लोग काम करते हैं? 11x/15, एक एक जन को कितना देते हैं? 25y/22। बोलो ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? मतलब ये देख के मत सोचो कि ये कैसा अजीब सा नंबर ऐसे मल्टीप्लाई होके कैसे वेजेस आएगा। तो ये तो अजीब डेटा से ही निकला है ना, इतने लोग काम करते हैं तो अब क्या कर सकते हैं। और इतने लोगों मतलब हर एक लोगों को इतना रुपए दिया जाएगा, तो इतने लोगों को कितना देंगे? ज्यादा, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ठीक जैसे हम लोगों ने x इंटू वाई मल्टीप्लाई किया था। अभी इसमें आंसर कितना आएगा? 11 से इसको कैंसिल आउट कर देते, 2 हो गया, और ये 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो कितना हो जाएगा? 5xy डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6, ठीक है। 5xy डिवाइडेड बाय 6 हो गया। अच्छा अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का वेजेस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो ये एक्स वाई का मतलब कितना है? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। पहले कितना देते थे? 1। अभी कितना दे रहे हैं? 5/6। तो 5/6 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? 1 ही तो ज्यादा है। 5/6 तो पॉइंट में आएगा। तो हम लोग का रेशियो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। हम लोग का जो खर्चे का रेशियो था वेजेस का, वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो लिखो यहाँ पर द रिक्वायर्ड रेशियो in which the total wages decrease, total wages decrease। क्योंकि ये तो समझना पड़ेगा ना कि डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज, वो हम लोग इसके सामने लिखा हुआ डेटा देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो को कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल इज टू न्यू वाला, ठीक है। कि पहले कितना था? एक्स वाई था, अभी कितना हो गया? 5xy/6। अब इसका रेशियो मुझे निकाल के बताओ, एक्स वाई हटा के कितना होगा? हम लोगों ने अलग अलग मेथड सीखा ना, कैसे कर सकते हैं। एलसीएम कर दो, ये 1/1 है ना, 1 और 6 का एलसीएम करके मल्टीप्लाई करके करो, जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर एक 24 वाला क्वेश्चन किया था ना, ये देखो है 6:5। ये देखो ये वाला क्वेश्चन किया था 1/3, 1/8, 1/6, सेम कंसेप्ट से करो इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स वाई तो हटा दो, पहले क्या आएगा? 1:5/6। अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर एलसीएम कितना हो रहा है? 6 हो रहा है ना, तो 1 × 6 और 5/6 × 6 তাহলে কত আসছে? 6:5। एक्स वाई को हटाओ, एक्स वाई तो दोनों साइड है, उसको रख के क्या फायदा है? बोलो समझ में आया? ये थोड़ा सा अलग टाइप था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंसेप्ट समझते कि वेजेस का मतलब क्या है, तो पूरा ही क्वेश्चन हमारा धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेजेस का मतलब हमें समझना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ वेजेस, ठीक है। क्योंकि वेजेस मतलब बहुत से लोग ऐसे समझ लेते हैं कि वर्कर का बात हो रहा है, लेकिन वर्कर का नहीं। वेजेस मतलब वर्कर को दिया गया पेमेंट का बात होता है। वेजेस का जो नेचर है वो रुपीज होगा, ठीक है, जो उसका यूनिट है। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, तुम लोग मुझे एक एक आंसर बताते जाओ। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 ए होगा। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15, कंसिक्वेंट क्या होगा? देखो ये कैसे हुआ होगा? 3:4 में इसमें 5 मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो कौन सा आंसर आएगा? 20। बोलो समझ में आ रहा है? तो the ratio of quantities 5:7 if the consequent of its inverse, ठीक है, इस पे ध्यान दो। consequent of its inverse is 5, antecedent कितना होगा? 7। अच्छा बाकी लोग भी सोचो 7 होता है कि नहीं, ट्राई करके देखो।
अरे ये तो रहा रेशियो 5/7 कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, तो पहले इसका इनवर्स करो, बोल तो रहा इनवर्स करने के लिए 7/5। अब 7/5 में कंसिक्वेंट कौन आ गया 5, ठीक है, तो फिर इसका एंटीसीडेंट कौन बचेगा। बस जो बोल रहा है उसको वैसे वैसे करो तो समझ में आ जाएगा क्यों 7 हो रहा है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। रेशियो तो बहुत बता दिया है, उसका इनवर्स करने बोला है, तो इनवर्स करेंगे तो 5/7 का 7/5 हो जाएगा, और 7/5 करने से हम लोग का कंसिक्वेंट कौन आ जाता है 7, तो एंटीसीडेंट 5 आ गया। अच्छा कंपाउंड रेशियो करना है, कंपाउंड का मतलब क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्या क्या रेशियो दिया हुआ है 2:3, 9:4, देखो कॉमा ध्यान में देना, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो और ये एक रेशियो, टोटल 4 रेशियो है। बोलो कंपाउंड करने के बाद क्या आंसर आएगा, करके देखो कॉपी में। कंपाउंड करने से ऐसे ओरली तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो पेन चलाना पड़ेगा कंपाउंडिंग करने के लिए। 1:1, अच्छा फोर्थ का ऑप्शन ए, हाँ 1:1 होगा, ठीक है। तुम लोग करके देखो 2/3 मल्टीप्लाई तो करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो 2/3 इंटू कितना करोगे, इंटू 4/5, ओ सॉरी 9/4 के बाद 5/6, हाँ 5/6 और 8/10। अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 3 9, 2 2 4, 5 2 10, और यहाँ पर हो गया 2 4, और ये हो गया है। ओ अच्छा ये तो 3 3 गया और 2 2 गया, नहीं तो तुम लोग मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 × 9 × 5 × 8 सबसे बेटर है देखो। हाँ 1:1 आ रहा है, इतना सब करने का भी जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करो। क्या क्या एंटीसीडेंट है, 2 है, 9 है, 5 है और 8 है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 5 और 8, तो कितना आ गया 720, और ये डिनोमिनेटर में आएगा 3 × 4 3 4 6 10, अच्छा 3 3 4 6 और 10 आ गया 720, तो 720/720 क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। तुम लोग तो कैलकुलेटर में और भी जल्दी कर सकते हो, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा 1:1। बोलो समझ में आए, 1:1 कर लियो। अच्छा डुप्लीकेट रेशियो निकालो, 3:4 का डुप्लीकेट का मतलब, हाँ मतलब ये वाला, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेना है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, सब डुप्लीकेट रेशियो 20, हाँ 5:6, इसका रूट ओवर करना है, रूट ओवर ऑफ 25 और रूट ओवर ऑफ 36, यानी 5:6, ठीक है। अच्छा ट्रिप्लीकेट करना है 2, हाँ 8 और 27, ट्रिप्लीकेट का मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब, 2 क्यूब का मतलब 8 होता है और 3 क्यूब का मतलब 27 होता है। सबको नोट डाउन कर लो, बाद में फिर अगर नहीं याद रहा तो फिर एटलीस्ट लिख लो थोड़ा बहुत कि क्या क्या कर रहे हो, बाद में सारे सब्जेक्ट को मिला के फिर याद नहीं रहा तो, ठीक है। तो ये हो गया 2:3 सब ट्रिप्लीकेट। हाँ ये कैसे निकालोगे, 8 टू दी पावर, ये देखो ये यहाँ पर 3 वाला रूट हो जाएगा ना, मतलब 8 टू दी पावर क्या होगा 1/3, और 27 टू दी पावर कितना होता है 1/3। अब अगर किसी को ये सॉल्व नहीं करना आता है तो 8 को हम लोग 2 टू दी पावर 3 बोल सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो गया पावर में 1/3। अब पावर में 1/3 क्यों होगा, तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मेरा यहाँ क्यूबिक रूट होता है तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब अगर हम लोग का 27 है, मतलब 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। अब पावर अगर दो दो बार है, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी और बाहर भी, तो दोनों पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2:3। अगर ये प्रोसेस नहीं याद है तो लिख सकते हो, ठीक है, और याद भी है लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ तक किया सब डुप्लीकेट। अच्छा रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो बोलो none of this, अच्छा ठीक है, तो कत আসছে आंसर none of 1:2, अच्छा 1:2 आंसर आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, बोलो रेशियो कंपाउंड का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन करो। किसका मल्टीप्लीकेशन करना है 4/9, और 3/4 का डुप्लीकेट क्या होता है 3:4 का, अच्छा तो 3 और 4 का डुप्लीकेट क्या आएगा
9/16, ये तो क्लियर है ना सबको। तो 9 9 कैंसिल आउट, 4 4 से 16, तो 1:4, तो 9 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, लिख लो लिख लो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ये सब फिर भी आसान है, ये सब कभी कभी गलत हो जाता है। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा? 9 तक क्लियर है सबको? 9 तक समझ में आ गया? अच्छा, अब 10th नंबर का रेशियो कंपाउंड करना है फिर से। 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। कंपाउंड करना है 4:9 का, 3:4 का डुप्लीकेट। तो पहले बोलो 3:4 का डुप्लीकेट कितना होगा, 9:16, एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 कितना होगा, 8:27। तो यहाँ लगाओ इंटू 9/16 इंटू 8/27 एंड 9/7। इसको कुछ नहीं करना है, इसका डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट मत कर दो। ये कितना हो जाएगा, एंड 9/7। तो ये लैंग्वेज के हिसाब से ये अलग ही है अपना, इसका डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करने हमें नहीं बोला है। ठीक है, अब ये तुम लोग कैलकुलेटर पे करो, जैसा करना है करो, करके देखो कितना आता है। हाँ बोलो, 2:3, 2:21 है। टाइम लेके करो ना, गलत हो जा रहा है ना, टाइम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबका 2:21 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। देखो 9 9 कैंसिल आउट, ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है आराम से। 4 से ये कैंसिल आउट कर दो, 4 हो गया। ये 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 हो गया। 9 3, तो ये कितना आया, 4, और ये डिवाइडेड बाई कितना आया, 21 आ गया। ओटा 2 হবে ना, 4 2 8, हाँ ये 2 होगा। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन में, ये देखो 9 9 कैंसिल आउट, 4 4 से 16, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 9 3 जा 27, 7 इंटू 3 21, और ऊपर 2 आ गया, 2/21 आ जाएगा, ऑप्शन सी। लिख लो, जो लोग लिख रहे हो लिखो, हम तो सभी को लिखने के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि बाद में अगर कॉपी में लिखा हुआ नहीं है और ऐसे मुझे पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग, हम बार बार बोल रहे हैं लिखो लिखो लिखो, टाइम दे रहा है, और बाद में पूछोगे ना कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो पहले हम देखेंगे तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हो। हम तो लिख ही रहे हैं। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, पॉइंट में आया जो डेटा उसको लिख लो, फिर यहाँ चेक करो 2/7 में वो आ रहा है कि नहीं, 7/2 में आ रहा है, या फिर 2/21 में आ रहा है। जिसमें आएगा वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर कोई कैलकुलेटर पे कर रहे हो वो भी चलेगा, कैलकुलेटर पे करने से एक यहाँ और एक यहाँ डेटा आएगा, फिर दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करने पे तुम लोग के पास पॉइंट में आंसर आएगा। आप चेक करना कि ये डिवाइड करने से क्या वो आंसर आ रहा है, या फिर इस डिवाइडेशन से आ रहा है, या फिर इस डिवाइड, तो कौन से डिवाइडेशन से आएगा, 2/21 से आना चाहिए। 2/21 करने से जितना आंसर आएगा, तुम लोग का ये कैलकुलेटर वाला डेटा को डिवाइड करोगे तो भी आएगा। क्या मेरा बात समझ में आया कि कैलकुलेटर पे भी तो तुम लोग कर सकते हो। लाइक ये देखो, यहाँ पर 2/21 करने से हम लोग का कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, 0.09। अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 4989। देखो कितना आता है, देख लो। अगर कोई कैलकुलेटर पे किए हो तो चेक करके देखो, डिवाइड करने के बाद इतना आना चाहिए। अगर मुझे बोलोगे तो हम लिख के यहाँ दिखा देते हैं। बोलो कितना कितना है, कितना आ रहा है, 4 9 8 और 9, कितना आ रहा है, 2592, और 9 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 7, तो ये कितना आ गया, 27,216। अब डिवाइड करो, 2592 डिवाइडेड बाई 27,216। ठीक है, तो ये कितना आ गया, वही देखो वही वाला आ रहा है, 0 9। ठीक है, ये देखो तुम लोग के कंफर्मेशन के लिए हम दिखाते हैं, मेरे यहाँ पर तो दिखता है ना, ये देखो यहाँ पर अभी ये निकाला ना, थोड़ी देर पहले ये देखो ये निकाला था, सेम डेटा दिख रहा है तुम लोग को। तो तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं दिखेगा, तुम लोग को लिख लेना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रीवियसली मैंने ये कैलकुलेट किया था, तो सेम ही डेटा है। ठीक है, तो अगर कोई कैलकुलेटर पे भी कर रहे हो तो भी चलेगा, तो ऐसे करके चेक कर लेना। ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना नंबर किया ये वाला हम लोगों ने, 10। अच्छा चलो 11 नंबर करो। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5। जैसे डुप्लीकेट रेशियो 4:5 बोल रहे, इसको चेंज कर लो तो गलत नहीं होता है। बोलो कितना होगा, 1625।
ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 कितना होगा 127, सब डुप्लीकेट ऑफ 81 to 56 मतलब 81 है रूट 9:16। इसका कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर तो मिलेगा ही तुम लोग को, 81 और रूट लगा लो, 256 रूट लगा लो। सब ट्रिप्लीकेट लेकिन कैलकुलेटर से डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि तुम लोग को कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड रहेगा, नॉर्मल यही वाला रहेगा। तो 125 का मतलब क्या होता है 5 क्यूब और ये वाला 8। देखो ये अगर किसी को नहीं आता है कि हम ट्रिप्लीकेट कैसे निकाले, तो ट्रिप्लीकेट कैसे निकालोगे, सिंपल मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम लोग स्टार्टिंग में कोई भी डेटा ले सकते हो। अब देखो ट्रिक क्या है, अगर पीछे 5 है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें 5 वाला डेटा चाहिए, तो 5 into 2 और 3 कितना हो गया 125। अब 512 को कैसे निकालोगे, अगर 5 में ही मेरा 125 आ रहा है तो 512 उससे ज्यादा नंबर पे आएगा। 6 से ट्राई कर लो, ठीक है, नहीं आया 216। अब 7 पे ट्राई करो, ठीक है, 7 पे हम लोग का कितना आ रहा है 343, तो और भी आगे नेक्स्ट डेटा 512। ऐसे करके तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अगर डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है कि मेरा 512 कितने से हो रहा है तो देन कैलकुलेटर यूज करो। अब तुम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि नन ऑफ दिस। अच्छा आंसर क्या आ रहा है 1/120। अच्छा ठीक है, हम दिखा देते हैं आंसर नन ऑफ दिस आ रहा है। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4 डुप्लीकेट ऑफ 4:5 यानी 16/25 इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 यानी 1/27। सब डुप्लीकेट ऑफ 81 और 256 मतलब 9/16 और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, अच्छा ये देखो 9 3 27 8 2, ठीक है 5 5 और ये हम लोग का हो गया 5 3। हाँ ये भी तो हो जाएगा 8, तो 1 बाई कितना आएगा 24 और 5 120 आता है 24 और 5, ठीक है 15 into 8 देख लेते हैं। हाँ 120, देखो 1/120 आना चाहिए, आ रहा है सबका, देख लो 1/120 आ रहा है, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। लिख लो। अच्छा देखो हो जाने से बोलो। बोले नेक्स्ट वाला। 12th नंबर में क्या बोला है, देखो बोल रहा है 8:25 8। अच्छा 18:25 देखो बोल रहा है A:B 3:4 वैल्यू ऑफ पूछा है 2A + 3B:3A + 4B ये पूछा है, ठीक है। तो देखो इसमें हम तुम लोग को एक चीज समझाते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 को हम थोड़ा सा बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में समझना क्या है, देखो A:B = 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। और हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने के लिए 2A + 3B और 3A + 4, ठीक है। अब नॉर्मली देखो क्योंकि ये एमसीक्यू है तो तुम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पर A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 करके कर सकते हो, लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। अगर A/B मतलब 3/4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि A का वैल्यू 3 है, क्योंकि A का वैल्यू क्या है 3K और 4K, मतलब ये तो रेशियो को सिंप्लीफाई करके लाया गया है। बेसिकली A का वैल्यू 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके ही आया होगा और 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई। तो अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली किसी को समझा देते हैं, मतलब मान लो घर पे कोई छोटे भाई बहन को बोल रहे हो लिख दो 3 4 तो गलत हो जाएगा, फिर बोलोगे गलत सीख रहे हो। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, अगर इसे सॉल्व करना है तो 4A = क्या लिखते हैं 3B। अगर तुम लोग बचपन में 9 10 में ऐसा क्वेश्चन किए होगे तो देखना हमेशा सब्सटीट्यूट करके ही करना होता है। कभी बोला है किसी टीचर ने कि A को लिख दो यहाँ पर 3, तब तो बहुत आसान हो जाता। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते थे, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम लोग। लेकिन अभी ठीक है, अभी आराम से लिख सकते हो क्योंकि तुम लोग का कोई सोल्यूशन नहीं दिखेगा, आंसर सेम आएगा। ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 A का वैल्यू और B का वैल्यू कितना होगा 4, ठीक है।
अच्छा अब नीचे भी लगाओ, 3 का वैल्यू यहाँ पर, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू हम लोग का हो गया 4। अच्छा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 3 12, 9 प्लस 16 ऐड करो 18 और ये कितना हो जाएगा 25। तो 18:25 यही हम लोग का आंसर था। देख लेते हैं, ऑप्शन डी था। ठीक है, ऑप्शन डी। अब ऐसे में क्या होता है, अगर एकदम प्योरली मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे 3b/4 और इसको 3b रखेंगे, किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट। और a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3b/4 प्लस 4b। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 3b/2 प्लस 3b और ये हम लोग का हो जाएगा 9b/4 प्लस 4b। ठीक है, अच्छा अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया हम लोग का 3b प्लस 6b और ये हो गया 9b प्लस 16b। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9b/2 इंटू 4/25 बी, बी बी कैंसिल आउट, ये 2 हो गया 18/25। लेकिन इतना में हम लोग क्यों जाए, कौन हमारा सोल्यूशन तो कोई देखने वाला है नहीं, तो इसको इग्नोर करो। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये सही एप्लीकेशन नहीं होता है रेशियो का, क्योंकि ऐसा जरूरी है कि a का वैल्यू 3 होगा। ऐसा a का वैल्यू तो हो सकता है 30 और 40 था दोनों का, और हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके उसके 3/4 किया है, तो हम लोग ऐसे कैसे बोल दे कि a का वैल्यू 3 ही रहा होगा, कुछ और भी तो रह सकता है, इसका क्या गारंटी है कि a का वैल्यू हमारा 3 था। ठीक है, तो इसीलिए तो डायरेक्टली नहीं ऐसे करके किया जाता है। बाकी तुम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होगा तुम लोग डायरेक्टली पुट कर देना, क्योंकि एमसीक्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तुम लोग का ऑप्शन डी हुआ। ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए कर दिया। अगर तुम लोग इसको नहीं भी लिखते हो ओके, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, two numbers are in the ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers are, इसको तुम लोगों को बिना सॉल्व किए मुझे ऑप्शन से बताना है। এটা এটা থেকে 4 সাবট্রাক্ট করতেই পারবো না, বলেছে two numbers are in the ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, पहले बोलो, यहाँ पर बोल रहा है नंबर क्या होगा, तो क्या हम लोग 2 3 से 4 माइनस कर पाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा ना। 2 से 4 माइनस करोगे तो -2 आएगा, 3 से 4 माइनस करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कर सकते हैं। करने के बाद रेशियो क्या निकला 2:1, लेकिन मेरा नया रेशियो क्या बोला है, तो तुम लोग ऐसे सोचो। हाँ देखो तुम सकते हो, पहले तो तुम लोग ये सोचो कि नंबर का रेशियो अगर 2:3 है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें रेशियो 2:3 होगा। अब तुम लोग ये देख के जैसे बोल दे रहे हो, लेकिन इसमें से तो हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, और अगर कर देते हैं, मतलब वैसे मैथमेटिकली कर ही सकते हैं, 2 - 4 करने में दिक्कत क्या है, कर तो सकते हैं, लेकिन करने के बाद जो मेरा नंबर आएगा क्या वो रेशियो 3:5 बन रहा है, नहीं, तो फिर मेरा ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इस चीज को देखने से नहीं फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तुम लोग ये भी देखो कि ओरिजिनल नंबर से हमें कितना माइनस करने बोला है 4, तो पहले ऑप्शन ए से चेक करो, 16 से -4 करो कितना आएगा 12, 24 से -4 करो कितना आएगा 20। अब इसका रेशियो बनाओ कितना आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 3 से 12, 4 5 से 20 आ गया 3:5, यही वाला होगा, कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा, 16,24 में होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि 4 और 6 को 4 से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 0, और 6 - 4 करोगे 2 आएगा। अब इसका रेशियो तो 3:5 मेरा नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला होगा। ठीक है, तो इसमें ना हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ हम लोग ऑप्शन देख के ही आंसर कर सकते हैं। तो तुम लोग लिख सकते हो 13 नंबर साइड में लिख के कि ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशंस करने का जरूरत नहीं है। और कैसे करके हो रहा है वो दिमाग में रखो, क्योंकि वो तो हम लिखवा नहीं सकते, अब वो स्टेप वाइज थोड़ी ना लिखवाएंगे, तो टाइम लगेगा। तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो याद करके कि कैसे करके हम लोगों ने चेक किया, नहीं तो बाद में भूल जाओगे तो तो टाइम লাগবে। হ্যাঁ করতে পারি, তুমি এটা করতে পারো 2x আর কত হয়ে যাবে 3x। ঠিক আছে, এবার ওখান থেকে -4 করবে, এবারে এটা রেশিও করবে ডিভাইডেড বাই 3, কিন্তু ওটা তোমার ক্যালকুলেশন লাগবে, কিন্তু এটাতে তোমার তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, টাইম বাঁচবে না। যদি আমার শর্টকাটে হয়ে যায় তাহলে আমার এক্স ধরার দরকার নেই, আমি সেটাই বলছিলাম যে এক্সট্রা জাস্ট একটু ম্যাথসটা প্র্যাকটিস করার জন্য করলাম, কিন্তু এক্সট্রা যত অ্যাভয়েড করা যায় ততই ভালো, যেহেতু তোমাদের এমসিকিউ, তোমাদের তো আর করে দেখাবার ব্যাপার থাকবে না। अच्छा अब देखो बोल रहा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इन रेशियो 2 7 11 एंगल्स आर।
बोलो, ये भी ऑप्शन से ही आंसर हो सकता है। এইটা সি, সিটা মনে হচ্ছে, আচ্ছা সি, সি বলছো, হ্যাঁ সিটা তো आंसर ঠিকই আছে সি। देखो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम तुम लोग रेशियो करके देखो ना, किसमें 2:7:11 रेशियो आ रहा है तो भी तो हो जाएगा। देखो 3 एंगल का रेशियो तो इसमें आएगा 2:7:9, ये वाला नहीं होगा। मेरा बात समझो, ट्रायंगल मुझे दे दिया है तीनों का। सबसे पहला बात है कि मुझे एक चीज बताओ, तीनों एक ट्रायंगल का 3 एंगल को ऐड करने से कितना आता है? 180 डिग्री, ठीक है। क्या ये ऐड करने से 180 डिग्री आ रहा है? हाँ आ रहा है। देखो 70 + 20 90 और 90। अब इसमें इस चक्कर में मत चले जाओ कि 180 हुआ तो सही होगा। अब देखो कि रेशियो 2:7:11 बन रहा है कि नहीं। 2:7:11 नहीं बन रहा है, हटाओ इसको। 3, 7 और 8, क्या ये रेशियो 3:7:8 होना चाहिए? नहीं, 2:7:11, तो ये भी नहीं होगा। मतलब इसको ऐड करने से यहाँ भी हम लोग का कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। 30 + 70 + 80 180 डिग्री, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या एंगल्स का रेशियो 2:7:11 आएगा? 30, 70 और 80 का रेशियो कितना आएगा? 3, 7 और 8। तो मेरा तो एंगल का जो रेशियो है वो क्या बोल रखा है? 2:7:11। अब इसमें देखो अगर नहीं होगा तो आंसर नन ऑफ दिस देना। 18, 63 और 99 का रेशियो निकालो 9 से। 9 2 18, 7 और 11। ये देखो ना, ये पीछे 99 दिख रहा है ना, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये वाला होने का चांसेस, तो इसी पे ज्यादा ध्यान दो। और वैसे भी ये पीछे तो 11 लगा हुआ है, ये दो पीछे 90 80, 90 80 से तो 11 होने से रहा, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो जितना तुम लोग क्वेश्चन को देख के समझ लोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा, ठीक है। क्योंकि हर एक चैप्टर तो आसान होगा नहीं। ये आसान है तो इसमें कम टाइम डिवोट करोगे, तभी तो दूसरे में ज्यादा टाइम डिवोट कर पाओगे। अब बोला है देखो, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 11:7, एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज। एक्स और वाई को कितना मिलेगा? कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो, बोल सकते हो कि कौन सा सही आंसर होगा। ये 324 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक्स वाई में, रेशियो बना 11:7। आंसर किस चीज का पूछ रहा है कि एक्स को कितना मिला और वाई को कितना मिला। तो ये सारे ऑप्शन किस चीज का दिया हुआ है? एक्स को कितना मिला, वाई को कितना मिला। ये दोनों ऑप्शन में जिसमें रेशियो 11:7 आएगा वही मेरा से सही आंसर है। नन ऑफ दिस होगा। हाँ आंसर तो नन ऑफ दिस ही बोल रहा है। तो देख लो, इसमें आ रहा है 11:7, नहीं आएगा। देखो 11:7 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। इस 11 कैसे आएगा? 11 तो नहीं आएगा। हाँ, और वैसे एक्स को जो मिला है चेक करो, और वाई को कितना मिला है? 7/198 और 18। तो देखो कितना होता है? 126। 198 126, ठीक है। अब इसका रेशियो बनाओगे तो कितना आएगा? 11:7, ठीक है। ये तो सही वाला आंसर है ना, ये तो हम लोग निकाल के कर रहे हैं कैलकुलेट करके। आप बोलो 11:7 कैसे आएगा? अगर ये 7 होगा तो कितने से डिवाइड होगा? इसको 7 से डिवाइड करने से ही तो वो नंबर पता चलेगा। बोलो कितना होगा? 126 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा ना कितना डिवाइड करके आ रहा है। अच्छा 18, ठीक है। और ये भी मतलब 18 से डिवाइड करने से 7 आएगा, तो इसको भी 18 से डिवाइड किया जाएगा जरूर। तो 18 से डिवाइड करने से ये हम लोग का कितना आएगा? 11 आएगा। आया? अब इसमें देखो कितना टाइम लगेगा, तुम लोग कैलकुलेट करोगे फिर इसको एक बार चेक करोगे। यहाँ पर देख लो ना, क्या ये सब में से रेशियो मेरा 11:7 बन रहा है? अगर बन रहा है तो मेरा आंसर, क्योंकि देखो इधर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि ये 11 से डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको नहीं तो एक एक करके 2 से डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। 2 यहाँ पर हो गया, ऐसे ऐसे करके चेक करते जाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो जो कंफर्टेबल है, ठीक है। अच्छा अब देखो, बोल रहा है आनंद अर्न 18 7 आवर्स एंड प्रमोद 19 12 आवर्स, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। बोलो क्या हो अर्निंग का रेशियो? बोलो, कैलकुलेट करो। वो वाला चीज सोचो कि सेम काइंड में होना चाहिए। एक जन का अर्निंग दिखा रहा है 7 आवर्स का, एक जन का दिखा रहा है 12 आवर्स का, कंपेरेबल नहीं है। या तो दोनों का ही 12 आवर्स करो या दोनों का ही 7। बेटर है कि सभी का एक एक घंटा का निकालो, ठीक है।
कैसे कंपेयर करेंगे? 7 घंटे के अर्निंग के साथ क्या 12 घंटे का अर्निंग हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? एक इंसान 7 घंटा काम कर रहा है, वो जो कमाएगा, एक इंसान 12 घंटा काम कर रहा है, वो जो कमाएगा, वो तो कंपेरेबल नहीं है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पर आवर बेसिस पे उनको हम लोग कितना देते हैं। तो बोलो अगर 80 रुपीज 7 आवर्स में देते हैं तो पर आवर में कितना देते हैं? 80/7 कम देते होंगे ना, ऑब्वियसली 1 घंटे का रेट कम होगा। और अगर 12 घंटे में 90 रुपीज देते हैं तो 1 घंटे में कितना देते होंगे? ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग रेशियो कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अर्निंग का रेशियो। अब क्या करोगे? 7 और 12 का एलसीएम कर लोगे। 7-12 का एलसीएम कितना होगा? 84 होगा। ठीक है, क्योंकि जब एलसीएम नहीं जाता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 80/7 इंटू 84 और 90/12 इंटू 84। अब देखो कितना आएगा? 960, 630। ठीक है। अच्छा, पूछा क्या था? रेशियो। अच्छा, रेशियो तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 96 तो इसको कितना 7 से करे ना? 7 दिए तो जावे ना, 9 दिए जावे, कौन दिए जावे? 96 और 63 कितने से डिवाइड होगा? 3 से होगा। 32 21 3 से डिवाइड होगा ना। 96 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 63 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 32 21। अब ये वाला क्वेश्चन देखो हमारा डायरेक्टली आंसर से नहीं आने वाला था, इसमें हमें ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट ऑप्शन से ये तुम लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? पहले अर्निंग पर आवर निकाल लिया। ये क्या निकाला है हम लोगों ने? अर्निंग पर आवर, तभी कंपेरेबल है। एक का 7 घंटे का, एक जन का 12 घंटे का, तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो अर्निंग पर आवर निकाल लिया। तो 7 घंटे में 80 रुपया मिलता है तो 1 घंटे में कम ही मिलेगा, कम मिलने से डिवाइड। 90 रुपीज 12 आवर्स में मिलता है तो 1 आवर में 90/12। इसका मतलब ये रेशियो ऐसे हो जाएगा। अब तुम लोग एलसीएम करके कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सेम डेटा, इधर भी जितना बेस लाना इधर भी, तो बेस कितना लाने से होगा। और एक चीज भी होता है, जैसे इधर अगर 7 और इधर अगर 12 कर दोगे तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वही चीज तो एलसीएम करके भी आता है हमारा, वैसे भी कर सकते हो। तो ये हम लोग का 32:21। बोलो समझ में आया कैसे करके करना पड़ेगा? अच्छा, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105 द नंबर्स आर। ये तो आसान है, ये ऑप्शन देख के बताओ। दोनों नंबर का रेशियो 7:10 है और दोनों का डिफरेंस 105 है। नंबर कौन सा होगा? ये सब ऑप्शन फिर किस चीज का दिया हुआ है? नंबर का ही दिया हुआ है। तो इसमें चेक करो दोनों चीज। ए होगा 17 का आंसर। ए नहीं, सी बोल रहे, सी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा। अच्छा, ए क्यों नहीं होगा? चलो देखो ए क्यों नहीं होगा। अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं 200 और 305 का, क्या 7:10 आएगा? देखो पीछे 305 है तो 10 मुझे नहीं लगता है आएगा। देखो 5, ये 40 और ये कितना हो जाएगा? 61। अब पीछे 10 कैसे आएगा? आ तो नहीं सकता है। अच्छा, तो सिर्फ माइनस करने से 105 आएगा, उस पे मत जाओ, रेशियो भी देखना पड़ेगा। 185:290। अच्छा, क्या ये 5 से जा सकता है? तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 290 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 58 आएगा। पीछे 0 है ना तो 5 से जाता है, पीछे 5 या 0 रहने से 5 से जाएगा 37। अब ये आगे मुझे नहीं लगता है होने वाला है। ठीक है, तो मेरा रेशियो 7:10 तो नहीं आ रहा है, ये भी हट गया। अब चलो इस पे देखते हैं, बचा यही 245 और 350, तो पीछे 10 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कितने से डिवाइड करें कि 10 आ जाए? 35 से ही करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया? 10। और 245 को 35 से डिवाइड करो, कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जल्दी निकालने का तरीका। या फिर तुम लोग 5 से करते जाओ, एक बार 5 से करोगे फिर दोबारा करना पड़ेगा। आई थिंक 2 बार करने से आंसर आएगा 7:10। और अब चेक कर लो, क्या ये दोनों को माइनस करने से हम लोग का 105 आता है? 350 माइनस 245 चेक कर लो। 350 माइनस 245 105। तो देखो इसमें भी 105 आ रहा है, देख रहे हो एक चीज, इसमें भी हम लोग का 105 आ रहा है। तो क्या ये आंसर बना हम लोगों का? नहीं, इसमें भी शायद 105 आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 105 देखने से तो नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अच्छा, अब देखो बोल रहा है P, Q and R are 3 cities, 3 सिटी है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q, P और Q का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 11/12। और P और R का कितना है? 9/8। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर बिटवीन Q एंड R का रेशियो कितना होगा? रेशियो बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ Q एंड R, मतलब Q:R पूछा है। तो अब हम लोग ऐसा कैसे लिखे कि मुझे Q/R मिल जाए?
तो देखो इसको रिवर्स कर दो, P बाई क्यू को हम Q बाई P लिखने से कितना लिखेंगे 12 बाई 11, ठीक है। अब कंपाउंड कर देते हैं, देखो Q बाई P इंटू P बाई R करोगे तो क्या हमें Q बाई R मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, Q बाई P को मैंने कितना लिया 12 बाई 11 और P बाई R को कितना ले लिया 9 बाई 8, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो कितना आता है 108 और ये मेरा आ रहा है 88। ये शायद डिवाइड हो जाएगा, ये होने वाला था 4 से हो जाएगा, ये देखो 4 3 12 হ্যাঁ 27 বাই 44 আসছে না, আমার ভুল চলে এলো 22 হতে হবে তো, 4 3 12 ও আচ্ছা 4 2 8 আমি 4 করে দিচ্ছি, ठीक है। तुम लोग कैंसिल आउट करके देखो 27 और 22 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का कितना आ रहा है बी, ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये लिख के ही करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को पी क्यू दे दिया है पी बाई क्यू पी बाई आर और हम लोगों को क्यू आर निकालना है तो हम लोग अपने हिसाब से उसे रिवर्स करके कंपाउंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा बोलेगा वैसे करके हम लोग रिवर्स कर देंगे। और 19 वाला भी करके देखो, आसान है, डायरेक्ट 3 और 4 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करके देखो कि कितना आंसर आ रहा है 19 वाला। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 इसमें पुट करें, x का मतलब 3 स्क्वायर इंटू वाई का मतलब है 4 प्लस यहाँ पर x का मतलब 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। देखो कितना आता है 36 48 27 64 36 48 84 27 64 175 हो रहा है, 3 से जाएगा I think। ও আচ্ছা কোনটা এই উপরেরটা, আচ্ছা আচ্ছা 91 कितना हो रहा है नन ऑफ दिस हो रहा है, अच्छा नन ऑफ दिस, ऑप्शन तो बी बोल रहे हैं नन ऑफ दिस। हम ভুলি গেছি ও ক্যান্সেল আউট হচ্ছে, আচ্ছা 7 7 84 12 না 91 তো ও আচ্ছা 7 12 84 হ্যাঁ 12 बार 13 12 बार 13 होगा, ठीक है। 19 का हम लोग का बी होगा। तो यहाँ पर बोला है देखो पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस, अच्छा ये तो जल्दी से कैलकुलेट नहीं होगा, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं इसमें कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो करवा देते, नहीं तो तुम लोग का नेक्स्ट এটা পুরো ক্যালকুলেট, আরে ক্যালকুলেট করতে হবে তো মানে কি বলবো অপশন গুলো মনে করে ये भी हमें মুখস্থ করে হবে, ওখানে सेम क्वेश्चन थोड़ा ना থাকবে। ये वाला कर सकते हो, ये वाला करके देखो P is to Q बता दिया 2 is to 3 X is to Y बता दिया 4 is to 5, तो ये सब में पुट करना पड़ेगा P का वैल्यू Q का वैल्यू और X और Y का वैल्यू। ये दो होमवर्क देंगे, ठीक है। ये 21 22 अभी नहीं करवाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, ये कर सकते हो। पुट करो 5 इंटू P, P का मतलब कितना हो गया 2, X का मतलब कितना हो गया 4, ठीक है। अच्छा प्लस 3, Q का मतलब कितना है Q 3 है, अच्छा और यहाँ y का मतलब कितना है 5 है डिवाइडेड बाई 10 2, अच्छा और इधर हो गया हम लोग का x का मतलब 4 प्लस 4 Q मतलब 3 और y मतलब 5। अब देखते हैं कितना होगा 40 प्लस 45 80 प्लस 60 105 और ये
140 5 से डिवाइड होगा 21/28 ऐसा आएगा 85 अच्छा अच्छा सॉरी 5 से डिवाइड होने से फिर कितना होगा 17 होगा 17/28 हाँ मेरा एडिशन गलत है ठीक है 85 होगा ऊपर मैंने बाई चांस 105 लिख दिया 17/28 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा अच्छा देखो ये हम होमवर्क दे देते हैं 20 21 23 24 25 क्योंकि अभी करवाएंगे टाइम लगेगा ठीक है तो 20 21 23 24 25 लिख लो ये सब होमवर्क है हम पीडीएफ शेयर कर देंगे ठीक है मतलब मुझे एक बार जस्ट बोलोगे एक बार मुझे व्हाट्सएप में लिख देना अगर हम भूल जाते हैं तो ठीक है तो ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे तो टोटल 5 होमवर्क दिया है मैंने ठीक है 5 होमवर्क दिया है हम लोग का रेशियो का जो आइडिया और जो भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया नेक्स्ट दिन हम लोग रेशियो का ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है